नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के दैनिक न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ चलते हैं, देखते हैं पहले एडिटोरियल को। पहला एडिटोरियल भारत और अमेरिका के बीच सैन्य रिलेशन, डिफेंस रिलेशनशिप को बताता है। हाल फिलहाल में देखा जाए, भारत और अमेरिका के बीच जो मिलिट्री रिलेशन रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। बहुत सारे हथियार हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। इसके अलावा सैंक्शन से भी हम काफ़ी हद तक बच पाए हैं अमेरिका की। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग काफ़ी अच्छा हुआ है, स्थिर प्रगति देखने को मिली है। इसके बावजूद भी इसमें हमें चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। इसके ऊपर ये आर्टिकल फोकस करता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 फरवरी 2025 को जो यात्रा करी जाती है, अमेरिका की ऑफिशियल विजिट, इसने भारत अमेरिका के बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को एक नई गति दी है। इस यात्रा में डिफेंस एक्विजिशन मतलब रक्षा उपकरण हम खरीदेंगे और को प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा फोकस किया जाता है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अमेरिका गए थे उस समय में दो चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। एक तो हम अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे और दूसरी बात ये है, उसको बोलेंगे कि आप हमारे देश में ही इनका निर्माण करिए ताकि हम बनाना सीख सकें। कुछ की एस्पेक्ट की हम बात करते हैं डिफेंस कॉपरेशन के। पहले नंबर की बात यह है, डिफेंस प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत जावेलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का उत्पादन कर पाएगा और खरीदेगा भी। सबसे पहले तो खरीदना ही पड़ेगा, उसके बाद हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ सप्लाई चेन में भारत इंटीग्रेशन सुनिश्चित कर पाएगा अपनी पोजीशन को। सेकंड नंबर पे आ जाता है मैरीन वाली चीज़ें, मतलब मैरी टाइम सिक्योरिटी एंड सर्विलांस। भारतीय नौसेना की समुद्री डोमेन जागरूकता, मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए 6 एक्स्ट्रा P-8I मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हम खरीदने वाले हैं, समुद्री गश्ती विमान खरीदेंगे। भारत और अमेरिका 21वीं सदी की रक्षा साझेदारी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 21st सेंचुरी मेजर डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के लिए 10 साल की रूपरेखा के ऊपर भी इन्होंने साइन करेंगे। तीसरे नंबर का जो पॉइंट निकल कर के सामने आ रहा है वो किस चीज़ को लेकर के है, वो है कोलैबोरेशन इन एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर है। क्या बोला जा रहा है, अनमैन्ड एरियल सिस्टम मतलब मानव रहित हवाई प्रणालियाँ। इसके अलावा ऑटोनोमस सिस्टम में दोनों देश मिलकर के काम करेंगे। एंड्रुल इंडस्ट्री और महिंद्रा ग्रुप एंड L3 हैरिस और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बीच चल रहे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इनको और भी ज़्यादा हम मजबूत करेंगे। साथ ही साथ नए ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस के अंतर्गत इन क्षेत्रों में और भी ज़्यादा जॉइंट रिसर्च होगी, डेवलपमेंट का काम भी बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद आ जाता है हथियार हस्तांतरण के नियमों की समीक्षा। दोनों देश आर्म्स ट्रांसफर की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर फिर से सोच विचार करेंगे। रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट मतलब रक्षा सेवाओं और वस्तुओं की आपसी आपूर्ति, यहाँ बनाओ यहाँ से बाहर बेचो, ठीक है, आप हमसे भी कुछ खरीदो, कुछ हम आपसे भी खरीदेंगे, ऐसा सिस्टम है। रक्षा सहयोग में प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? पहले नंबर की यदि हम बात करें, जीई इंजन आपूर्ति में देरी होना, डिले इन जीई इंजन सप्लाई। तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान के लिए हमारे पास जीई एरोस्पेस के लिए F404 GC इन 20 इंजनों की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी आपूर्ति में हमें डिले हो रहा है। तेजस मार्क सेकंड के लिए जीई के F414 इंजन के 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की प्रतिबद्धता पर अभी कोई क्लियरेंस हमको देखने को नहीं मिला। बोले थे कि आप तेजस मार्क सेकंड के लिए जीई के F414 इंजन की 80% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करोगे, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कैपेबिलिटी गैप्स हमको देखने को मिल रहा है इंडियन एयरफोर्स में।
भारतीय वायुसेना को मिग 21 विमानों के रिप्लेसमेंट के लिए तेजस मार्क A1 चाहिए, 1A चाहिए, और मार्क 2 विमानों को सीधे बहुत ही जल्दी हमको इंडेक्स करना, जल्दी शामिल करना, लेकिन देरी हो रही। यदि जी इंजन की आपूर्ति में देरी होती है तो इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू स्क्वाड्रनों की संख्या 30 से भी कम हो सकती है। अब हम बात करते हैं जो F-35 खरीद से जुड़ा मामला है, मतलब क्या कॉम्प्लेक्सन हमको देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 लाइटनिंग सेकंड लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश दोहराई है। बोला है कि F-35 को एयरफोर्स के मौजूदा बेड़ों में इंटीग्रेट करना मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें पहले से ही विभिन्न प्रकार के विमानों का मिश्रण मौजूद है। दिक्कत ये जा रही है, F-35 खरीदने से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस के लिए काफ़ी जेब में हमारे पास पैसा होना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका इस विमान के यूज पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता प्रभावित हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं MMRCA परियोजना को कैसे करके रिबिल्ड किया जाएगा। रिवाइवल ऑफ मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना 114 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए MMRC परियोजना चालू करने का विचार चल रहा है। 114 हम और भी ज़्यादा लड़ाकू विमान खरीदेंगे। पहले फ्रांस के राफेल को चुना गया था, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा था, इसी के चलते 36 विमान ही हम खरीद पाए हैं। अब भारत को अमेरिका के F-35 और अन्य संभावित विकल्पों के बीच में चुनाव करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें दोस्तों और भी ज़्यादा, ठीक है, तो भारत अमेरिका रक्षा सहयोग का फ्यूचर क्या होने वाला है। भारत और अमेरिका को दो प्रमुख रक्षा सौदों को शीघ्रता से, मेजर डिफेंस डील को शीघ्रता से अंतिम रूप देने जरूरी है। को प्रोडक्शन मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को सबसे पहले वरीयता आप दीजिए। एंड यूएस जो रिस्ट्रिक्शन कहीं पर लगा रहा है तो उसको लेकर के क्लियरेंस होना ज़रूरी है, ताकि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी आपकी बनी रहे। ऐसा ना हो कि अपने यहाँ तो वो इस विमान की सीमा को 20 की स्पीड रखा है और हमको बोल रहा है कि ये 10 की स्पीड में ही चलेगा इंडिया में, या फिर 10 की स्पीड में ही आप चलाओ। वे फॉरवर्ड में हम बोल सकते हैं कि भारत अमेरिका रक्षा सहयोग ने एक स्थिर गति प्राप्त कर ली है, लेकिन बहुत सारी रणनीतिक और टेक्निकल चुनौतियां अभी भी हैं। मोदी ट्रंप वार्ता ने एक टेम्पलेट तैयार कर दिया है, जिससे दोनों देश और भी ज़्यादा तेज गति से अपने काम कर पाएंगे। ये वाली जो न्यूज़ आई है ये अमेरिका और यूक्रेन के रिलेशनशिप को बताता है। हाल फिलहाल में देखा जाए, अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन की मजबूरी का मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाऊं। यहाँ की कंपनियां चाह रही हैं कि ऐसे समय में हमें समझौता करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी उसके पास पैसों की कमी है, हम वहाँ पर जाएंगे, खुदाई करेंगे और कुछ पैसों की मदद यूक्रेन की कर देंगे, और वहाँ का जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसको खोद करके मुनाफा कमाएंगे। ये एक बेटर यहाँ पर ऑप्शंस उनको दिखाई दे रहा है। और यूक्रेन के लिए भी ये अच्छी बात है, वो चाहता है कि यहाँ से हो सकता है मैं अमेरिका को साध लूँ, उसको बोलूँ कि तुम मुझे सैन्य सहायता देना, मेरे यहाँ पर आप जो खुदाई करना चाहो कर सकते हैं। तो देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बुधवार को घोषणा किया है कि अमेरिका के साथ एक फ्रेमवर्क इकोनॉमिक डील हम तैयार कर रहे हैं। हालांकि कीव द्वारा रूस के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण माने जाने वाली अमेरिकी सुरक्षा गारंटियों पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। यूक्रेन की सेफ्टी की गारंटी आप लोगे तो अच्छा है, ऐसा कहना है यूक्रेन का। इस पूर्ण समझौते पर अंतिम निर्णय वाशिंगटन में शुक्रवार को होने वाली बातचीत पर निर्भर करता है। ये समझौता एक व्यापक समझौते की दिशा में प्रारंभिक कदम है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस श्मिहाल ने भी पुष्टि करी है कि उन्होंने एक व्यापक आर्थिक समझौते पर प्रारंभिक सहमति प्राप्त कर ली है, जिसमें अमेरिका को हम रेयर अर्थ मेटल प्रोवाइड करेंगे, बदले में वो यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी लेगा।
कुल मिलाकर के ऐसे एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि रीबिल्ड किया जा सके। ये समझौता यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए एक निवेश कोष इन्वेस्टमेंट फंड की शर्त और स्थिति को बताता है। इसमें बोला जा रहा है स्थायी शांति स्थापित करने के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी को प्राप्त करने के यूक्रेन के प्रयासों का समर्थन करता है ये एग्रीमेंट। इसके अलावा जो डिफाइंड इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी है, इसके लिए जो कदम उठाए जाएंगे उनकी पहचान करने का भी प्रयास किया जाएगा इस एग्रीमेंट के हिसाब से। जेलेंस्की ने जोर देके कहा है कि यूक्रेन को पहले ये जानना जरूरी है कि अमेरिका अपने सैन्य समर्थन के बारे में क्या रुख अपना रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट यूक्रेन के लिए आज के समय में यही है, ठीक है। ये आर्थिक समझौता भविष्य की सुरक्षा गारंटियों का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मैं व्यापक दृष्टिकोण समझना चाहता हूं यूक्रेन की वेटिंग में आखिर है क्या। कुछ कंटेंटेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुख्य रूप से 3 विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। सैन्य सहायता का क्या फ्यूचर रहेगा, तीसरे नंबर की बात यह है रूसी संपत्तियों का यूज वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तीसरे नंबर की ये बात है रूस पर प्रतिबंधों का फ्यूचर क्या होने वाला है। ये सब का क्वेश्चन का आंसर मेरे को चाहिए। नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए इस विषय को लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में क्या बोला था, निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन की जो प्रक्रिया है एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। निर्वाचन आयुक्त सरकार के अंडर में काम नहीं करेगा, वो किसी के दबाव में नहीं करेगा, तब जाकर के हमारे देश में इलेक्शन सही से होंगे तो सही से पार्टियां भी जीतेंगी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट बोला निर्वाचन आयुक्त को जब अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो उसमें 3 लोग बैठेंगे, प्रधानमंत्री, अपोजिशन का लीडर और सीजीआई, 3 लोग बैठेंगे। बाद में सरकार को ये चीज़ पसंद नहीं आई। बीजेपी ने क्या काम करी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीजीआई को बाहर कर दी, बोले कि सीजीआई की जगह में मैं मेरा आदमी बैठाऊंगा। जैसे कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी बैठे, राहुल गांधी बैठे और अमित शाह बैठे। अब अमित शाह तो तुरंत छोड़ छाड़ के भाग के आ गए वहाँ से। उनका कहना है कि जो नियुक्ति हुई है ना, ये मेरे हिसाब से तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट की बात का आपने उल्लंघन किया है। अभी मामला जांच पड़ताल में चल रहा है, उसमें सुनवाई हो रही है और आपने इतने जल्दी कैसे चुनाव आयुक्त को अपॉइंट कर दिया। ये सब बातें हैं। तो ये जो लेख है उस बिल के बारे में ही बात करता है, जो बिल केंद्र सरकार लेकर के आई थी ताकि वो अपना आदमी बैठा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफिस अमेंडमेंट बिल 2023 इसकी संवैधानिक और लोकतांत्रिक खामियों पर प्रकाश डालता है। ये कानून भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बताता है, निर्धारित करता है, लेकिन इसमें कई सारी कमियां हैं जो सरकार समर्थित उम्मीदवार को फायदा पहुंचा रही। मतलब जो सरकार के हिसाब से काम करेगा उसी को फायदा मिलेगा, और नहीं तो उस व्यक्ति को हम बनाएंगे ही नहीं। बैकग्राउंड ऑफ द लॉ की बात करें तो आर्टिकल 324(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 324(5) में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बोला था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक हाई पावर कमेटी आप बनाओ, जिसमें मोदी बैठेगा, राहुल गांधी बैठेगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई बैठेंगे। इससे पहले सीईसी और ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था, मतलब डायरेक्ट प्रधानमंत्री जिसको बोल देगा उसको। नए कानून की मुख्य विशेषताएं हम देख लेते हैं, की फीचर्स। सरकार ने सीजीआई को हटा दिया है, उनकी जगह में कैबिनेट मिनिस्टर को दे दिया।
अब चयन समिति में 3 लोग हो गए हैं। चेयरपर्सन लोकसभा का अपोजिशन का लीडर हो गया है और प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट एक कैबिनेट मंत्री। नए कानून को अदालत में चुनौती दी गई है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ के निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है। अब ये सब विवाद ऑलरेडी से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और आप कैसे अपॉइंटमेंट कर दे रहे हैं नए कानून से। चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए खतरा है नया कानून। भारतीय संविधान का आर्टिकल 324(5) चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी देता है। 1993 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें बोला गया था कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करना है और इसकी सख्ती इसकी उच्च संवैधानिक जिम्मेदारी के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन नए कानून में सरकार को मेजॉरिटी मिल गई है, जिससे स्वतंत्र रूप से तो आप अपॉइंटमेंट कर ही नहीं पाएंगे। कौन कौन से फ्लॉज हमको देखने को मिल रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस में? प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नामित मंत्री समिति में बहुमत रख रहे हैं, जिससे निष्पक्ष चयन होगा ही नहीं। कैबिनेट मिनिस्टर हमेशा प्रधानमंत्री का समर्थन करेगा, इसलिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर प्रधानमंत्री का एक तरफा निर्णय रहेगा। ऐसी समिति में चयन निष्पक्ष नहीं हो सकता क्योंकि सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का स्वतंत्र ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं हो पाएगा। लैक ऑफ फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी हमको इस कानून में देखने को मिलती है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? समानता का अधिकार देता है, राइट टू इक्वालिटी, सभी को समान अवसर दे रहा है। तो आप कैसे किसी के साथ भेदभाव कर दे रहे हैं? ये कानून सरकार द्वारा समर्थित उम्मीदवार को प्राथमिकता देकर के इसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की निष्पक्षता फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ज़रूरी हो जाती है। यदि हमेशा से ही आप अपने पसंद का चुनाव आयुक्त चुनते रहोगे, अन्य निर्वाचन आयुक्त चुनते रहोगे, तो आप हमेशा चुनाव में जीतते ही रहोगे, लेकिन भारत का भविष्य खतरे में चले जाएगा। रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट की यदि हम बात कर लें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इस कानून की समीक्षा करना जरूरी है क्योंकि यह संविधान के मूल सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेता है तो संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद मिलेगी। वे फॉरवर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि ये कानून सरकार को चुनाव आयोग के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति में अनुचित एडवांटेज दे रहा है, जिससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो रही। इसलिए इस कानून की संवैधानिकता की समीक्षा होनी चाहिए। इसे निष्पक्ष बनाने के लिए जरूरी अमेंडमेंट भी हमको करना चाहिए। दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं, हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करी गई हैं कि जिन लोगों को सज़ा हो जाती है, पार्टिकुलरली हम नेताओं की बात कर रहे हैं, यदि किसी नेता को जेल की सज़ा हो गई है तो उसको ज़िंदगी भर के लिए राजनीति से बाहर कर दिया जाएगा। अभी ये जो चीज़ है, मात्र 6 साल के लिए उसको बैन किया जाता है। जैसे कि जब तक वो जेल में रहेगा, मान के चलो 2 साल जेल में रहता है, तो उसमें 6 साल और जोड़ दो, 8 साल के लिए वो राजनीति से फुर्सत हो जाएगा। तो भारत में एक बहस चल रही है कि क्या दोषी ठहराए गए कन्विक्टेड लीडर्स पर लाइफ टाइम चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगा दें। कुछ याचिकाकर्ता जैसे कि अधिवक्ता A.K. उपाध्याय ने डिमांड करी है, जो नेता किसी अपराध में दोषी करार दिए गए हैं उन्हें पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर में लौटने की अनुमति नहीं देना चाहिए। अब सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो गुंडे मवाली रहते हैं इनमें। ज़्यादातर ऐसे अपराधी लोग, किसी के ऊपर रेप का चार्ज है, किसी के ऊपर गंभीर अपराध है, कोई हत्या का चार्ज है किसी के ऊपर, ऐसे लोग राजनीति में घुसते हैं और वो लोग चुनाव जीत भी जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि सज़ा की अवधि के बाद अधिकार हमारे बहाल हो जाएंगे। सरकार कहती है कि पीनल लॉ के हिसाब से जो सज़ा दी जाती है एक निर्धारित टाइम के लिए है,
जब एक व्यक्ति अपनी सजा पूरी कर लेता है तो वो फिर से समाज में शामिल होने का हकदार हो जाता है। इसलिए लाइफ टाइम बैन लगाना अनुचित और कठोर है। वर्तमान कानून पर्याप्त है। वर्तमान कानून कैसे पर्याप्त है? अभी हाल फिलहाल में हमारे देश में कानून चलता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की धारा 8 में, सेक्शन 8 में इसका वर्णन है। किसी नेता को जेल हो गई है, जैसे 2 साल की जेल हुई है, तो 2 साल प्लस 6 साल, 6 साल तक चुनाव वो लड़ नहीं पाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। सरकार ने पहले भी दिसंबर 2020 में एफिडेविट मतलब हलफनामा दायर करके यही तर्क दिया था। तीसरी बात, केंद्र सरकार का कहना है कि कोर्ट कानून नहीं बना सकती है। ये काम केवल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। संविधान के अनुसार कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का। अगर 6 साल को हटा करके लाइफ टाइम कर देते हैं तो ये संसद के अधिकार क्षेत्र में दखल हो जाएगा। अदालत संसद को ये निर्देश नहीं दे सकती है कि वो कोई विशेष कानून बनाएगी। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है। तो देखिए, 10 फरवरी को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग कानून तोड़ने के दोषी पाए गए हैं वो खुद को कानून बनाने वाले बोल रहे हैं। अदालत ने इसे हितों का टकराव करार दिया था। सरकार का तो फाइनल स्टैंड यही है कि भाई न्यायिक संतुलन बना रहे। कानून का उद्देश्य है अपराधियों को दंड देना, लेकिन उचित समय के बाद अधिकार बहाल करना भी जरूरी हो जाता है। आजीवन यदि आप बैन लगा देते हैं तो यह अनुचित रहेगा, क्योंकि सजा पूरी करने के बाद व्यक्ति को सुधरने और समाज में वापस आने का अवसर मिलना चाहिए। निर्णय संसद को लेना होगा। अगर आजीवन प्रतिबंध जरूरी है तो ये निर्णय संसद करेगी, न्यायपालिका नहीं करेगी। ऐसा मतलब दबदबा यहाँ पर सरकार का चल रहा है।